रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। डेडालस की मांग के अनुसार भूलभुलैया का आकार कम करना मुश्किल नहीं था। कुछ समय पहले उसे शिरा वेन्स का पता चलने के बाद वह पहले ही महान भूलभुलैया के विस्तार की विशिष्ट दिशा को बदल चुका था। वह उस अनुभव का उपयोग करके एक छोटी भूलभुलैया के अंतिम लक्ष्य की कल्पना करने में सक्षम होगा। लेकिन एक समस्या थी, ये था कि उसने अभी तक महान भूलभुलैया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं किया था। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये लालची महान भूलभुलैया उसकी इच्छा का पालन करेगी और अपना आकार कम करेगी, खासकर ये देखते हुए कि इसका नाम शाब्दिक रूप से लालच, ग्रीड था। जैसा कि उसे डर था, महान भूलभुलैया ने पूरी तरह से उसकी इच्छा को ठुकरा दिया और उसके मन में बनाई गई कठिन परिश्रम से तैयार की गई कल्पना जल्दी ही इसके क्रोध से घिर गई और इस प्रक्रिया में नष्ट हो गई। अपने मन के महान भूलभुलैया के क्रोध से भक्षित होने की प्रक्रिया में रुद्र प्रताप ने महान भूलभुलैया के केंद्र को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तारांकन गोआर, तारांकन। भूलभुलैया उसके सामने झुकने वाली नहीं थी और उसने जोर शोर से गरज कर जवाब दिया। स्पष्ट था कि महान भूलभुलैया रुद्र प्रताप की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अंत में विजेता पहले से ही तय था। रहस्यमय भाला गुंगनिर किसी भी मामूली भाले जैसा नहीं है। एक नेत्रा स्वामी ने जिस रहस्यमय भाले को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था, उसने लंबी अवधि के दौरान अपना स्वयं का चेतना विकसित कर लिया है और अब ये किसी भी अन्य शक्ति के खंड से अधिक शक्तिशाली बन गया है। रहस्यमय भाला स्वयं स्वामी की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक समय स्वामी का प्रतीक रहे गुंगनिर महान भूलभुलैया को अपनी मर्जी का मालिक बनने की इच्छा नहीं देखना चाहता। हालांकि यह वही महान भूलभुलैया नहीं है जिस पर एक नेत्रा स्वामी का शासन था, फिर भी रहस्यमय भाले की प्रतिष्ठा अभी भी लालच की महान भूलभुलैया के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी है। जिस क्षण रुद्र प्रताप ने अपने हाथ में रहस्यमय भाला गुंगनिर को पकड़ा, महान भूलभुलैया की भयंकरता तेजी से शांत होने लगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि महान भूलभुलैया पूरी तरह से आपके सामने झुक गई है। यह अस्थायी रूप से रहस्यमय भाला गुंगनिर की प्रतिष्ठा से अभिभूत है, लेकिन महान भूलभुलैया अभी भी आपकी इच्छा के सामने झुकने से इनकार करती है। फिर भी महान भूलभुलैया के पास इस क्षण आपकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले जो भूलभुलैया हिलने को तैयार नहीं थी, वह अंततः अपने शासक की इच्छाओं की कल्पना को स्वीकार करती है और बदलना शुरू कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा। जिस क्षण आपकी इच्छा थोड़ी भी कमजोर पड़ती है, महान भूलभुलैया फिर से भयंकरता से आप पर हमला करेगी। आपको तब तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना होगा जब तक कि महान भूलभुलैया का पैमाना आपके वांछित आकार तक कम न हो जाए। शांत रुद्र प्रताप अंततः स्थिर हो गया। महान भूलभुलैया ने इसे महसूस किया और भयंकर गरजने के बजाय एक शोकपूर्ण गुंजाहट निकाली। महान भूलभुलैया का आकार सिकुड़ना शुरू हो गया है। महान भूलभुलैया को अपना आकार बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय रूप से अधिक थी। हालांकि अपने आकार के बावजूद यह अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक कुशल प्रणाली से सुसज्जित नहीं थी। वर्तमान में महान भूलभुलैया द्वारा एक अत्यधिक खतरनाक स्तर की ऊर्जा निकाली जा रही है। महान भूलभुलैया के आकार को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। वास्तव में डेडालस ने वर्तमान महान भूलभुलैया की स्थिति की समस्याओं की सटीक पहचान की थी, जैसा कि भूलभुलैया वास्तुकार की उपाधि वाले किसी से अपेक्षा की जाती थी। हालांकि उसने स्वार्थ के लिए अनुचित मांगे करने का इतिहास रहा था, लेकिन उसने सफलतापूर्वक अपना मूल्य साबित कर दिया था। महान भूलभुलैया के आकार में हर 1% की कमी के लिए आवश्यक रखरखाव लागत उसी स्तर पर कम हो जाएगी। आवश्यक रखरखाव लागत वर्तमान स्तर के 30% से नीचे नहीं जाएगी। महान भूलभुलैया के क्षेत्र में कभी रहने वाले क्षेत्र निष्क्रिय हो गए हैं और खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। रुद्र प्रताप के मन में मंद कल्पना फिर से स्पष्ट हो गई, क्योंकि महान भूलभुलैया का पूरा नक्शा फिर से सामने आने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। उर्ग, यह मैंने सोचा था इतना आसान नहीं था। रुद्र प्रताप ने पूरा दिन महान भूलभुलैया का आकार घटाने में बिताया, लेकिन अंत में वह इसे इतना कम नहीं कर पाया जितना वह चाहता था। पहले की योजना का केवल लगभग 20% ही पूरा हो पाया था। शुरुआत में वह काम को अंत तक देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन केवल 20% का काम ही उसे इतना सिरदर्द दे गया कि वह अस्थिर ढंग से अपने सिंहासन से उठा। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे वापस बैठना पड़ा। महान भूलभुलैया ने तुरंत प्रहार किया और फिर से अपनी इच्छा लागू करना शुरू कर दिया, खुद को फिर से विस्तार करने का प्रयास करते हुए। क्या रहस्यमय भाले का वर्चस्व इतना कम समय तक ही टिकता है? रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे अंततः अपने विक्षुब्ध मन को संभालना पड़ा और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। महान भूलभुलैया वर्तमान में 29% सिकुड़ चुकी है। भूलभुलैया की कालकोठरी ऊर्जा दक्षता 45% बढ़ गई है और भूलभुलैया को बनाए रखने के लिए आवश्यक रखरखाव लागत 29% कम हो गई है। महान भूलभुलैया की संतृप्ति पहले की तुलना में अधिक समय तक बनी रहेगी।
इसकी संतृप्ति में कमी धीमी होगी और उपवास स्तर तक पहुंचने में लगने वाला समय अधिक होगा। अप्रयुक्त क्षेत्र गायब हो गए हैं और ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और भूलभुलैया कोर के अंदर संग्रहित कर लिया गया है। शायद महान भूलभुलैया सभी अप्रयुक्त क्षेत्रों को हटाने में किए गए काम से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि लगभग 30% काम पूरा होने के बाद ये रुक गई। स्वामी, आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं। भले ही काम में थोड़ी देरी हो, मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए। डोमिनिक ने अभी तक काम में भाग नहीं लिया था, लेकिन जब उसने रुद्र प्रताप के चेहरे को देखा तो वह चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उसके पास आए और उसे रोकने की कोशिश की। और जैसा कि डोमिनिक ने कहा था, रुद्र प्रताप ऐसा दिख रहा था मानो वह बेहोश होने वाला हो। उसने एक लंबी सांस ली और महान भूलभुलैया को देखते हुए टेढ़े ढंग से सिंहासन पर बैठ गया। समग्र रूप से एक अद्यतन महान भूलभुलैया की कल्पना और अभिव्यक्ति करने का प्रयास उसके लिए पहली बार था और इसने उस पर गंभीर मानसिक तोड़ ले लिया था। भले ही महान भूलभुलैया अपने विस्तार को फिर से शुरू करे, वह अब इसे नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। हालांकि महान भूलभुलैया स्वयं भी अपनी शक्ति समाप्त कर चुकी थी, क्योंकि यह अपना क्षेत्र फैलाने के प्रयास में रुद्र प्रताप से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। सीमाएं बहुत थोड़ी मात्रा में फैल रही थीं, लेकिन यह उस दर पर था जिसे वह संभाल सकता था। फियू, सोचना पड़ रहा है कि मुझे ये फिर से करना होगा। यह मुझे बीमार कर देता है। रुद्र प्रताप शायद ही कभी शिकायत करता था, लेकिन उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। शुक्र है, उसका पिछला श्रम व्यर्थ नहीं गया था। अगर वह कार्य नहीं करता तो उसे खाया जाता। चिंता करने में समय बिताने के बजाय समाधान पर काम करने में पीठ झुकाना उसके लिए बेहतर था। इसके अलावा ये हमेशा अधोलोक में उसके जीवित रहने और सीखने की विधि रही था। हालांकि अपने मन में कल्पना को प्रकट करने के प्रयास में अपनी मानसिक शक्ति पर निर्भर रहना कुछ ऐसा था जिसका वह आदी नहीं था, और वह विधि जिसका वह आदी था उससे पूरी तरह से अलग था। ये स्वयं में एक उबाऊ और कठोर कार्य था। हालांकि इस कठिन कार्य को करने की प्रक्रिया में उसने भयंकर महान भूलभुलैया ऑफ ग्रीड, ग्रैंड लैबिरिंथ ऑफ ग्रीड नामक इस भयानक जानवर को वश में करने की कुंजी खोज ली। दुनिया, जिसमें वह पहले केवल अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर था, विस्तारित हो गई और उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। विजुअलाइजेशन और इच्छा शक्ति स्वयं एक उच्च स्वामी की शक्तिशाली शक्ति का स्रोत थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि रुद्र प्रताप के शरीर ने लगातार परीक्षणों और क्लेशों से बार बार जागृति के माध्यम से उसे एक शक्तिशाली सत्ता में बदल दिया था, लेकिन उसका मन अभी तक साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन अंततः उसके शरीर और मन के बीच संतुलन बहाल हो गया, क्योंकि उसके मन की वृद्धि ने अंततः गति पकड़ ली। फियू, एक लंबी सांस के साथ उसके पूर्व स्व के पुराने अवशेष त्याग दिए गए और उसका मन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी नई ऊंची चेतना के अनुसार ढलने लगा। उसकी शक्तियां अचानक नहीं बढ़ीं। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी और समय के साथ उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति मजबूत होगी और एक सच्चे स्वामी की होगी। और जब उसका रूपांतरण अंततः पूरा हो जाएगा तो उसके सामने की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रुद्र प्रताप, 12वीं मंजिल का गहरी मंजिल का कालकोठरी बच्चा और नागों का शासक, अभी अभी एक उच्च स्वामी की वास्तविक शक्तियों के लिए जागा। तारांकन तारांकन तारांकन। भूलभुलैया को छोटा करने का काम जारी रहा। इसकी प्रगति, जो 29% पर बिना किसी और प्रगति के रुकी हुई थी, अंततः कच्ची मानसिक शक्ति के सामने फिर से शुरू होने लगी। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, रुद्र प्रताप की मानसिक और शारीरिक क्षमता के बीच संतुलन भी बढ़ा। आज 40% प्रगति पर काम खत्म करते हैं, उसने कहा। एक निश्चित समय के बाद महान भूलभुलैया अब जबरदस्ती अपना विस्तार करने की कोशिश नहीं कर रही थी। रुद्र प्रताप को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके और महान भूलभुलैया के बीच मानसिक युद्ध में उसका एक निश्चित बढ़त था, या धीरे धीरे महान भूलभुलैया उसे अपने मालिक के रूप में पहचानने लगी थी। लेकिन यह निश्चित था कि महान भूलभुलैया द्वारा उसकी चेतना पर कोई और आक्रमण नहीं हो रहे थे। जब उसने आखिरकार इसे महसूस किया तो उसने पहली बार महान भूलभुलैया में अपने ठहरने को आरामदायक पाया। उसके विचार महान भूलभुलैया तक पहुंचे, जिसने रुद्र प्रताप को खुश करने के लिए गरजकर जवाब दिया। तारांकन को तारांकन। बर्फ से ढकी महान भूलभुलैया की कठोर हवाओं से ऐसी आवाज सुनना अजीब था, लेकिन रुद्र प्रताप इसे सुनकर बेहतर महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, अगर तुम थोड़ा और इंतजार करो तो मैं तुम्हें वह मुहर दूंगा जिसका तुम लाला कर रही हो। महान भूलभुलैया ने जवाब में फिर से उत्साहित शोर मचाया। तारांकन तारांकन तारांकन। भूलभुलैया को अंततः वांछित आकार तक सिकुड़ने के बाद डेडालस एक खिलौने वाले बच्चे की तरह नाचने लगा, अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहा था। यह आसान काम नहीं था, इसलिए भूलभुलैया के विस्तार में विशेष ध्यान रखना। रुद्र प्रताप ने उसे चेतावनी दी। रुद्र प्रताप फिर से हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन वह शारीरिक थकान की तुलना में मानसिक रूप से भी अधिक थका हुआ था और उसे अत्यधिक आराम की आवश्यकता थी। इस प्रकार उसने डेडालस को एक हल्की धमकी के साथ छोड़ दिया। जी हाँ, डेडालस ने चिल्लाया।
लेकिन वह रुद्र प्रताप के विचारों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह बस अपने चेहरे पर पागलपन भरे भाव के साथ सिर हिला रहा था। ठीक है, महान भूल भुलैया का नवीकरण शुरू करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। डेडालस दूर भाग गया, और आधा दिन भी बीता था कि एक संदेश विंडो पॉपअप हो गई। महान भूल भुलैया फिर से विस्तार करना शुरू कर दी है। भूल भुलैया वास्तुकार डेडालस ने महान भूल भुलैया के विस्तार पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि वह एक भूल भुलैया वास्तुकार है जिसका अधोलोक में बहुत कम नाम है, फिर भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि काले व्यापारियों के साथ रहते हुए कई परीक्षण और त्रुटियों से गुजरने वाली डेडालस की क्षमताएं पहले से ही एक सच्चे कारीगर की हैं। मास्टर भूल भुलैया वास्तुकार डेडालस के हाथों महान भूल भुलैया के विस्तार में तेजी आई है। तारांकन तारांकन तारांकन। महान भूल भुलैया का विस्तार, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, फिर भी किसी तरह अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी संदेश पॉप अप होते थे जो रुद्र प्रताप को अपडेट करते थे कि किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और उन बदलावों से क्या फायदे होंगे। स्वाभाविक रूप से, चूंकि रुद्र प्रताप बड़े पैमाने पर भूल भुलैया कैसी दिख रही है ये देखने में असमर्थ था, वह उम्मीद और चिंता के मिश्रण के साथ निर्माण के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। रुद्र प्रताप ध्यान में डूबा हुआ था, एक आदर्श महान भूल भुलैया की कल्पना करने के लिए अपने विजुअलाइजेशन कौशल का अभ्यास कर रहा था। इस क्षण भी वह सिंहासन पर बैठा था, गुंगनिर द्वारा दिखाए गए अतीत की यादों पर गहराई से विचार कर रहा था। तभी डोमिनिक ने उसे बीच में बाधित किया। स्वामी, यूथर उथर आपसे मिलने आया है। सोचने पर उसने हाल ही में खोजे गए डाउन रत्न की शिराओं को मोआई से बचाने के लिए यूथर को भेजा था। रुद्र प्रताप ने देर से उसके अस्तित्व को याद करते हुए यूथर का स्वागत करने के लिए स्वामी कक्ष से बाहर निकला। यूथर, कुछ ही क्षण बाद वह यूथर के सामने आ गया, लेकिन यूथर अपने पूर्व स्वरूप से इतना भिन्न दिख रहा था कि रुद्र प्रताप एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पिछली बार जब रुद्र प्रताप ने यूथर को देखा था तब वह एक वयस्क मानव टेरेंट से थोड़ा बड़ा था। हालांकि यूथर अब इतना फूला हुआ था कि वह विशाल महान भूल भुलैया के गलियारे को भर सकता था। इसके ऊपर उसे ढकने वाला श्लेष्म स्लाइम इतना चमकदार था कि रुद्र प्रताप को इसकी चमक का आभास हो रहा था। ओह मेरे राजा! रुद्र प्रताप को खामोश और आंखें फाड़े देखते हुए यूथर अचानक अपने राजा के चरणों में गिर पड़ा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कुछ हुआ था, लेकिन रुद्र प्रताप यह नहीं समझा कि क्या था, इसलिए वह शांत भाव से यूथर के स्पष्टीकरण का इंतजार करता रहा। यूथर ने रुद्र प्रताप की उपस्थिति को देखते हुए हकलाते हुए सब कुछ कबूल कर लिया कि क्या हुआ था। उर्ग, जब यूथर ने अपनी बात खत्म की तो रुद्र प्रताप ने अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि अधोलोक की शिराओं वेन्स की खोज पूरी तरह से इत्तेफाक से हुई थी। उस समय अपरिपक्व डाउन रत्नों का कहीं भी कोई उपयोग नहीं था और रुद्र प्रताप के पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। इस प्रकार उसने यूथर को मोआई से शिराओं की रक्षा करने का आदेश दिया था। लेकिन यह एक भूखे लालची बिल्ली को पूरी मछली की दुकान सौंपने जैसा था। अविश्वसनीय रूप से यूथर ने शिराओं में मौजूद सभी डाउन रत्नों को अवशोषित कर लिया था। ये पूरी तरह से असमझ में नहीं आता था कि ऐसा हुआ, ये देखते हुए कि यूथर के लालच के श्लेष्म ग्रीड स्लाइम्स ऐसी गांठें थे जो अपने शिकार को लपेट लेते थे और उन्हें धीरे धीरे पचाते थे। हालांकि रुद्र प्रताप के नजरिए से यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी, खासकर ये देखते हुए कि अधोलोक की वर्तमान स्थिति में आपूर्ति की कमी के कारण वे डाउन रत्न कितने कीमती थे। अंततः देखा जाए तो यूथर को शिराओं की जिम्मेदारी सौंपना शुरू से ही एक गलती थी। तो इसीलिए तुम इतने विशाल हो गए हो, रुद्र प्रताप ने गुस्से से कहा। नहीं, यह अनिवार्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि लालच के श्लेष्म लगातार मोआई द्वारा खाए जा रहे थे। यूथर बहाने बनाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोलते समय यूथर के श्लेष्म का भारी भार से लहराना रुद्र प्रताप की नजरों में घिनौना था और यह उसे और भी अधिक गुस्सा दिला रहा था। लेकिन वह क्या कर सकता था? उसने खुद ही यूथर को शिराओं की देखभाल का भार सौंपा था, इसलिए वह अब उसे दोष नहीं दे सकता था। यूथर ने शुरू से ही कई बार शिकायत की थी कि वह उस स्थान को नहीं संभाल सकता था। एक लंबी सांस के साथ रुद्र प्रताप ने अपने उबलते हुए गुस्से को शांत किया। फिर उसने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। उसे हुई घटना पर खेद था और उम्मीद थी कि कुछ डाउन रत्न बचे होंगे। हालांकि यूथर ने उन उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए जवाब दिया कि कोई डाउन रत्न बचा नहीं था। अंत में इस अप्रत्याशित स्थिति से भारी सिरदर्द पाकर रुद्र प्रताप अपने नाग सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां शिराएं थीं। उसने फैसला किया कि यूथर की रिपोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय अपनी राक्षस की दृष्टि डेविल साइट क्षमता के साथ स्थिति की जांच करना बेहतर होगा। हिमनाग युद्ध में विजयी हुए हैं। रास्ते में कई लड़ाइयां हुई, लेकिन नवगठित हिमनागों ने अपने सामने आने वाले किसी भी मोआई को आसानी से कत्ल कर दिया। कहा जाता था कि वे मूल नागों की तुलना में कई गुना अधिक भयंकर और क्रूर थे और उनका भालों और चाकुओं के साथ साथ अपने पंजों और दांतों का उपयोग करके दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने का तरीका सच में भयंकर था।
रास्ते भर की लड़ाइयों में कई बार नवगठित हिमनाग इकाई की ताकत की पुष्टि करने के बाद रुद्र प्रताप अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां शिराएं थीं। परजीवी की क्षमता, मार्गदर्शन सक्रिय हो गया है। आपने डाउन रत्न के बीज खोज लिए हैं। जो डाउन रत्न के बीज अभी अभी पकना शुरू किए हैं, उनमें लगभग कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से डाउन रत्न हैं। आपने डाउन रत्न के बीज खोज लिए हैं। आपने डाउन रत्न के बीज खोज लिए हैं। आपने डाउन रत्न खोज लिए हैं। आपने खोजा। क्या यह एक चांदी की परत थी? जैसे पहले, उसके पहुंचते ही पूरा गलियारा हरे रंग की रोशनी से चमक उठा। लेकिन वह इतना ही था। रहस्यमय परजीवी की क्षमता द्वारा खोजे गए अधिकांश डाउन रत्न ऐसे बीज थे जो अभी भी अंकुरित होना शुरू किए थे। 9वीं मंजिल की शिराएं। ये लालच के राजा यूथा और उसके लालच के श्रेष्ठ द्वारा प्रबंधित अधोलोक की शिराएं हैं। जो शिराएं कभी अंकुरित होकर चमकने वाले डाउन रत्नों से भरी थीं, वहां अब केवल डाउन रत्न के बीज बचे हैं। समय के साथ डाउन रत्न के बीज फिर से अंकुरित होंगे और ऊर्जा प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये केवल एक गलियारा है जिससे अधोलोक की ऊर्जा प्रवाहित होती है। समय के साथ फिर से डाउन रत्न बनेंगे और ऊर्जा जमा होना शुरू होगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब होगा। भले ही कोई तुरंत डाउन रत्न के बीजों का उपयोग करना चाहे, लेकिन उनमें कोई जमा ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वे साधारण पत्थरों से अलग नहीं थे। रुद्र प्रताप को इस तथ्य से संतोष करना पड़ा कि 9वीं मंजिल की शिराएं पूरी तरह से गायब नहीं हुई थीं। महान भूल भुलैया में वापस लौटने के बाद उसने डेडालस को स्थिति का स्पष्टीकरण दिया और पूछा कि क्या महान भूल भुलैया को 9वीं मंजिल की शिराओं को अपने में समाहित करने का कोई तरीका था। हालांकि डेडालस ने सिर हिलाकर मना कर दिया, ये कहते हुए कि महान भूल भुलैया पर विस्तार का काम पहले से शुरू हो चुका था और भूल भुलैया को आधा करने में लगाए गए सभी काम और त्याग बेकार हो जाएगा। इस प्रकार रुद्र प्रताप के पास वर्तमान कार्य के बाद डेडालस को आगे के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूँ, यूथा ने हकलाते हुए कहा। उर्ग, इसके बारे में और बात न करें, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। अधिकांश उपयोगी डाउन रत्न लालच के श्रेष्ठ द्वारा निगल लिए गए थे। रुद्र प्रताप इस मामले पर और विचार नहीं करना चाहता था, इस प्रकार उसने हिमनागु को अक्सर शिराओं की जांच करने का आदेश देकर इस मामले को बंद कर दिया। आखिरकार यूथा ही था जिसने 9वीं मंजिल की शिराओं की सूचना उसे दी थी जब वह खुद उन्हें खा सकता था, इसलिए रुद्र प्रताप ने इसे यूथा की ईमानदारी का पुरस्कार माना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यूथा को ऐसे ही छोड़ देगा। उसने यूथा को ढके हुए श्लेष्म को फाड़ दिया, जो इतने बड़े हो गए थे कि यूथा स्वयं भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, और उन्हें सभी दिशाओं में फेंक दिया। यूथा, जिसकी गतिविधियां पहले से ही उसके आकार के कारण गंभीर रूप से सीमित थीं, अब फटने के बावजूद भी सिकुड़ता नहीं दिख रहा था। क्या तुम्हें लग रहा है कि वे बर्बाद हो रहे हैं, है ना? रुद्र प्रताप ने पूछा। यूथा, जो बाहर निकले हुए श्लेष्म को समेटकर खुद को यथासंभव छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था, चौंक कर बोला, ओह मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने शब्दों के बावजूद उसकी आंखों में टूटे हुए लालच के श्लेष्म को देखकर खेद भरा अफसोस स्पष्ट झलक रहा था। यूथा को नाराज देखकर रुद्र प्रताप का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वह मुस्कुरा पड़ा। अब जब उसने इस पर विचार किया, तो शिराओं की ऊर्जा का यूथा द्वारा अवशोषण पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी। चूंकि उसने गहरी मंजिलों के साथ एक पूर्ण युद्ध का विचार किया था, उसे इस समय जितनी अधिक जानकारी मिल सके उतना अच्छा था। चूंकि यह इस हद तक पहुंच गया था, रुद्र प्रताप यूथा की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। जब परीक्षण समाप्त हुआ, तो वह पहले से कहीं अधिक आश्चर्यचकित था। न केवल यूथा का आकार बढ़ा था, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। आह, ऐसे लड़के के पास किस तरह की शक्तियां होंगी। बस इतना है कि तुम लोग मुझे आसानी से ले रहे हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह मजबूत हो गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि यूथा का स्वभाव बदल गया था, क्योंकि वह अभी भी उतना ही काया और धूर्त प्राणी था जो सीधे संघर्ष में शामिल होने से हिचकिचाता था। रुद्र प्रताप का भी यूथा को युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर रखने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लालच के राजा की जगह लेने के लिए कई योद्धा थे, लेकिन उसके लालच के श्लेष्म की तरह लगातार जानकारी एकत्र करने वाली सत्ता को खोजना मुश्किल था। उस दिन से रुद्र प्रताप ने यूथा के लिए महान भूल भुलैया की गहराइयों में एक निवास स्थान बनाया, जिससे वह गहरी मंजिलों की स्थिति की निगरानी कर सके। हालांकि दिन गुजरने से पहले यूथा उससे मिलने आया और बोला, कृपया इसे देखें। इधर उधर बिखरे हुए लालच के श्लेष्म काउंटों के क्षेत्र को रोशन कर रहे थे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो क्या यह इस जगह से थोड़ा मिलता जुलता महसूस नहीं होता? यूथा ने पूछा। यूथा के शब्दों के बिना भी रुद्र प्रताप इसे नोटिस करता। वह पहले ही जानता था कि काउंटों की संपदाओं में थोड़ी सी असंगति क्या थी। मिमिर ने निश्चित रूप से पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया को 11वीं मंजिल के काउंट्स को बेचा था, क्योंकि प्रत्येक काउंट की संपदा में एक नकली महान भूल भुलैया मौजूद थी। रुद्र प्रताप ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी।
भूल-भुलैयाओं का आकार और ऊर्जा, जो अपनी इच्छानुसार अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे, महान भूल-भुलैया के समान था, लेकिन किसी तरह रुद्रप्रताप को और गहरी असंगति महसूस हुई। इस प्रकार जब नकली महान भूल-भुलैया विस्तार करना शुरू कर रहे थे, तो वह अपनी नजरें उनसे नहीं हटा पा रहा था। लंबे समय तक उनका निरीक्षण करने के बाद रुद्रप्रताप को इस अजीबोगरीबपन के पीछे का कारण पता चली। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? यूथ ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। जवाब देने के बजाय रुद्रप्रताप अपने सिंहासन से उठ गया। मुझे गहरी मंजिलों में जाना होगा। आपका मतलब क्या है? अचानक यूथ ने अपने राजा के अचानक किए गए कार्य पर हैरान होकर सिर खुजलाया। लेकिन रुद्रप्रताप ने पहले ही डोमिनिक को बुला लिया और कुछ आदेश देकर अपनी भूल-भुलैया से सीधे बाहर निकल गया। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्रप्रताप गुप्त रूप से 11वीं मंजिल पर पहुंचा और उसे दूर से एक पुनर्स्थापित महान भूल-भुलैया दिखाई दी। उसे खुद देखने के बाद उसके चेहरे पर स्पष्टता की तुलना में अधिक संदेह था। ऐसा नहीं हो सकता। चूंकि वह गुप्त रूप से 11वीं मंजिल में प्रवेश कर रहा था, उसे काउंट्स के सामने अपनी उपस्थिति प्रकट करने से बचना था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। पुनर्स्थापित महान भूल-भुलैया का करीब से निरीक्षण किए बिना इस मामले को वहां नहीं छोड़ पाना संभव नहीं था। इस प्रकार उसने आसपास ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे काउंट की संपदा की सीमा पार करते हुए नकली महान भूल-भुलैया के करीब पहुंच गया। नकली महान भूल-भुलैया उस क्षण भी अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार कर रही थी। हालांकि विस्तार की दिशा बाहर की ओर न होकर भूल-भुलैया के केंद्र से भीतर की ओर थी। रुद्रप्रताप ने लंबे समय तक निरीक्षण किया, लेकिन महान भूल-भुलैया अपने क्षेत्र के बाहर 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी और वह क्षेत्र के अंदर के हिस्सों पर कब्जा करती रही। वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कोशिश की कि वह खुद को रोके, लेकिन उसके दांतों के बीच से हंसी फूट पड़ी। इस दर पर यह नहीं पता था कि क्या और किसके द्वारा उसे खोज लिया जाएगा, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके बाद रुद्रप्रताप ने काउंट्स की संपदाओं का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से सभी नवनिर्मित पुनर्स्थापित महान भूल-भुलैयाओं की जांच की। मिमिर। अंत में पार्थेनन की संपदा में बनाई गई नकली महान भूल-भुलैया की जांच करने के बाद वह अंधेरे के पार देखते हुए शांत भाव से बुदबुदाया। क्या तुम्हारी यह योजना शुरू से थी, या ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानते थे? रुद्रप्रताप की भयंकर चमकती आंखें एक जंगली जानवर की तरह थीं जो अपने शिकार को घूर रही हो। काउंट्स द्वारा खरीदी गई पुनर्स्थापित महान भूल-भुलैया पर किसी स्वामी का निशान नहीं था। रुद्रप्रताप नहीं जानता था कि क्या यह मिमिर की योजना थी, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महान भूल-भुलैया की क्षमताओं से अनजान था। हालांकि एक बात निश्चित थी, अधोलोक में केवल एक व्यक्ति ही एक महान भूल-भुलैया का, भले ही वह नकली और पुनर्स्थापित क्यों न हो, स्वामी बनने के योग्य था। एक उच्च स्वामी, केवल एक सच्चा स्वामी जिसने प्राचीन शक्तियों का वारिस प्राप्त किया हो, महान भूल-भुलैया का स्वामी बनने के योग्य था, और गहरी मंजिल के काउंट्स में से कोई भी उच्च स्वामी नहीं था। और रुद्रप्रताप एक सच्चा उच्च स्वामी और लालच का स्वामी उन सभी को देख रहा था। उनका शिकार बिल्कुल खाने योग्य लग रहा था। डेडालस और बड़े सिर वाले बौनों द्वारा पुनर्स्थापित महान भूल-भुलैया की प्रतिकृतियां लालच की भूल-भुलैया की तुलना में काफी कमजोर दिख रही थीं। वे असली महान भूल-भुलैया के समान ही अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थीं, मानो वे जीवित हों, लेकिन असली भूल-भुलैया की विशेषता वाली दुर्भावना नकली भूल-भुलैयाओं में मौजूद नहीं थी। वे किसी भी क्षण निगल जाने के लिए तैयार लग रही थीं। हालांकि नकली महान भूल-भुलैयाओं में खुद को नहीं फेंकने के बजाय रुद्रप्रताप पीछे मुड़ गया। ये सच था कि नकली महान भूल-भुलैयाएं स्वादिष्ट लग रही थीं, लेकिन वह तत्काल लाभ के लालच में नहीं आया। आखिरकार एक दिन जब वे प्रतिकृतियां काउंट्स की संपूर्ण संपदा को निगल जाएंगी, तभी वह एक वास्तविक दावत का आनंद ले पाएगा। 11वीं मंजिल को छोड़ने से पहले रुद्रप्रताप ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वह दिन जल्द ही आने वाला था जब वह गहरी मंजिल के काउंट्स को सजा देगा जिन्होंने अपनी योजनाओं को छिपाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, और वह दिन दूर नहीं था। जब वह दिन आएगा तो वह किसी भी हिचक या दया का प्रदर्शन नहीं करेगा। वह सीधे 9वीं मंजिल पर लौट आया और अपनी महान भूल-भुलैया पर पहुंचते ही अपनी अनुपस्थिति के दौरान हुए महत्वपूर्ण बदलावों को देखकर प्रशंसा में जोर से बोल पड़ा। केंद्रीय गलियारा, जो हिमफ्रॉस्ट के आगमन पर एक गड़बड़ी बन गया था, अब बर्फ में तराशी गई कलाकृति की तरह चमकदार और स्पष्ट था। मेरे राजा, रुद्रप्रताप बदली हुई महान भूल-भुलैया की प्रशंसा कर रहा था कि अचानक क्वांस और नागों के प्रकट होने से वह चौंक गया। ये बात कि नाग गलियारे से प्रकट हुए जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, बिना उन्हें महसूस किए यह आश्चर्यजनक था। वह उनके पास गया और उस क्षेत्र को देखा जहां से क्वांस और नाग प्रकट हुए थे, और फिर से आश्चर्य से चीख पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह गलियारा जिसे वह सीधा सोच रहा था, वास्तव में घुमावदार था और बर्फ से ढकी गलियारे की दीवारों ने आईने के हॉल की तरह अंदर की जगह को विकृत कर दिया था, जिससे रुद्रप्रताप को चक्कर आ रहा था। गलियारे के नए लेआउट के कारण नाग ऐसे प्रकट हुए मानो वे कहीं से भी उग आए हों।
उस वास्तुकार डेडालस कहलाता है, वह सच में अद्भुत है, क्वांट्स ने कहा, समझाते हुए कि यह सब डेडालस का काम था। आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। अब तक महान भूल भुलैया का आवासीय क्षेत्र कई भूल भुलैयाओं द्वारा जबरदस्ती लेकिन साफ सुथरे भरा हुआ था, जो अपने घरों के नुकसान के कारण एक साथ आ गए थे। लेकिन अब जगहें इस तरह से जुड़ी हुई थी कि उनके बीच कई स्तर थे, मानो प्रत्येक भूल भुलैया के अंदर कई मंजिलें हों। इसके लिए धन्यवाद। हालांकि महान भूल भुलैया पहले से छोटी थी, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक विशाल महसूस हो रही थी। रुद्र प्रताप हिमबौनों की कार्यशाला में रुका जब वह विभिन्न जातियों के रहने के स्थानों का निरीक्षण कर रहा था। जमी हुई अंगीठी नवजात हिमबौनों की बदौलत आग से भड़क रही थी और वहां से गुजरने वाले बौने विशेष रूप से व्यस्त दिख रहे थे। लेकिन उनमें से एक प्राणी भट्टी के पास स्थिर बैठा था और वह कोई और नहीं बल्कि यूथा था। तुम वहां क्या कर रहे हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। ओह, आप लौट आए, मेरे राजा। यूथा ने उसका अभिवादन की। हालांकि रुद्र प्रताप ने उसका अभिवादन ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया। यूथा ने जल्दी से समझा और अपने राजा के सवाल का जवाब देने के लिए जल्दबाजी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूल भुलैया बहुत ठंडी है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शरीर ठंड के प्रति कमजोर है, इसलिए यह मेरे लिए एक बड़ी कठिनाई है। यूथा को सुनकर, जो अंत तक भट्टी को छोड़ने से इनकार कर रहा था, रुद्र प्रताप को उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद आ गए। यूथा का शरीर एक चिपचिपा द्रव्यमान था जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन जब इसे चरम ठंड का सामना करना पड़ता था तो ये जम जाता था और इसका अपने दुश्मनों के हमलों को अवशोषित करने का लाभ खत्म हो जाता था। इसीलिए अपने खाली समय में भी मैं हमेशा बौनों का ऋणी रहता हूँ, यूथा ने समझाया। उसकी जाति उन अन्य लोगों जैसी नहीं थी जो मोटी फर के माध्यम से ठंड का सामना कर सकती थी, और इस प्रकार बौनों की भट्टी का उपयोग करना एक विचार था जो उसने खुद ही खोजा था। यूथा में कुछ ऐसा था जो रुद्र प्रताप को चिढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी यूथा उसकी सेना की मुख्य शक्तियों में से एक था। लेकिन यूथा को अकेला छोड़ देना, जो पहले से ही इतना डरपोक था, उसे केवल और अधिक आलसी बना देगा। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने अपना माथा सिकोड़ा और अपने विकल्पों पर विचार किया। इस लड़के का क्या करें? इस बीच बौनों का राजा, जिसका काम पूरे जोर पर चल रहा था, रुद्र प्रताप के पास आया और शिकायत की कि यूथा उसके काम में बाधा डाल रहा था। अभी के लिए अपने निवास पर लौट जाओ, रुद्र प्रताप ने यूथा से कहा। उर्ग चिपचिपा यूथा बड़बड़ाया और कार्यशाला से बाहर निकल गया। वह मेरी नजरों में कांटे की तरह था, इसलिए अब मुझे राहत मिली है। मालिक्सिस मलाक्सिस ने इसके बावजूद कि वह ऐसा दिख रहा था मानो वह 10 साल और बूढ़ा हो गया हो, दांत निकालकर हंसा। अचानक उसने रुद्र प्रताप से एक मुस्कान के साथ पूछा, क्या कोई विशेष हथियार है जिसका उपयोग करके मेरे राजा को आनंद आया हो? मैंने मुख्य रूप से एक तलवार का उपयोग किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी विशेष हथियार को पसंद करता हूँ, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। मालिक्सिस के चेहरे पर महत्वाकांक्षी भाव थे, ये कहते हुए कि वह अपने राजा के लिए एक हथियार बनाएगा, खासकर अब जब सबोताज सैबटर्स चले गए थे और अंगीठी की आग बुझने का कोई डर नहीं था। हालांकि जब रुद्र प्रताप, जिसने पहले ही रहस्यमय भाला प्राप्त कर लिया था और उसे किसी और हथियार की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो मालिक्सिस ने निराश दिखते हुए फिर से पूछा, तो कवच आमक के बारे में क्या? चाहे मानव शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक जानवर के एक हमले से वह मांस के टुकड़े में बदल जाने की संभावना थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने अब तक केवल ऐसे कवच का उपयोग किया था जो उसके महत्वपूर्ण अंगों को ढांपते थे और उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करते थे। इस कारण पुराना रुद्र प्रताप नए कवच की आवश्यकता से इनकार कर देता। हालांकि एक उच्च स्वामी के रूप में अपनी हालिया जागृति के साथ उसके शारीरिक गुण और शरीर कई गुना बढ़ गया था। इसके अलावा रहस्यमय भाले की स्मृति के साथ हुई मुलाकात के बाद एक कालकोटरी शिशु होने की सीमाओं से बंधे उसकी लड़ाई के तरीके भी पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त हो गए थे। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने मालिक्सिस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे वह पहले अस्वीकार कर दिया होता। कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें और मैं आपको एक असली कवच प्रस्तुत करूंगा जिसे गहरी मंजिलों के जानवर भी नहीं भेद सकते, मालिक्सिस ने कहा। रुद्र प्रताप ने जवाब दिया कि वह इसका इंतजार करेगा और बौनों के निवास से चला गया। स्वामी, जैसे ही रुद्र प्रताप ने महान भूल भुलैया में सभी जातियों के निवासों का दौरा पूरा किया, डोमिनिक प्रकट हुई और बोली, मैं स्वामी के लौटने का इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थीं? चूंकि डोमिनिक लगभग किसी भी काम को अपने आप संभालने में काफी कुशल थी, रुद्र प्रताप ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ पूछा कि वह वहां क्यों थी। डेडालस ने प्रारंभिक काम पूरा कर लिया है और अब महान भूल भुलैया को ठीक से सक्रिय करने के लिए स्वामी की आवश्यकता है, डोमिनिक ने समझाया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महान भूल भुलैया अच्छी तरह से चल रही है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। डोमिनिक ने सिर हिलाया और स्थिति समझाई। हो सकता है कि सतह पर सब कुछ हो गया हो, लेकिन डेडालस ने केवल गलियारों को पुनर्व्यवस्थित करके और क्षेत्रों को साफ नहीं किया है।
उसने आगे कहा कि डेडालस द्वारा तैयार किए गए अनगिनत उपकरण केवल भूलभुलैया के स्वामी द्वारा ही सक्रिय किए जा सकते हैं और उसने उसे जल्दी से स्वामी कक्ष की ओर ले जाना शुरू कर दिया। डेडालस 2 चमकती हुई भूलभुलैया कोर के चारों ओर अप्रसन्न भाव से इधर उधर घूम रहा था। नवजात हिमनाग, जो पहले स्वामी कक्ष से अनुपस्थित थे, स्वामी कक्ष के आर पार एक पंक्ति में खड़े थे जिसने बड़े सिर वाले बौने को भूलभुलैया कोर के पास जाने से रोका था। स्वामी अनुपस्थित थे, इसलिए मुझे उसे कोर के पास जाने से असहज महसूस हो रहा था। डोमिनिक ने रुद्र प्रताप को फुसफुसाते हुए हिमनागों की उपस्थिति का कारण और उनके और डेडालस के बीच गतिरोध के बारे में बताया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अभी भी मिमिर पर भरोसा नहीं करती थी और इसलिए डेडालस पर भी भरोसा नहीं करती थी, जिसे मिमिर ने छोड़कर गया था। मैं ही था जिसने बड़े सिर वाले बौनों के समूह को बनाया था, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हालांकि मैंने आवश्यकता के कारण उसे काम सौंप दिया है, लेकिन सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। ऐसा कहा जाता था कि डेडालस और बड़े सिर वाले बौने जिन्होंने अपना निवास पंजीकरण पूरा कर लिया था, वे अपना भाग्य महान भूलभुलैया के साथ साझा करते थे, लेकिन मिमिर के बारे में अभी भी कुछ बातें थीं जिन पर रुद्र प्रताप को संदेह था। अगर मिमिर की वास्तव में कोई दुर्भावनापूर्ण योजना थी, तो डेडालस से बेहतर कोई और नहीं था जिसका वह उपयोग कर सकता था, जिसकी नजरें केवल भूलभुलैयाओं पर थीं। ओह! देर से रुद्र प्रताप की उपस्थिति का एहसास होने पर डेडालस उम्मीद भरे चेहरे के साथ उसकी ओर भागा और पूछा, कैसा है? क्या आपके धैर्य और मुझ पर विश्वास ने रंग दिखाए? बर्फीली सतह का उपयोग करके दृश्य और स्थानिक विकृति काफी उपयोगी लग रही है। मुझे क्षेत्रों को स्तरों में बांटकर और विभिन्न मंजिलें बनाकर उत्पन्न त्रिआयामी संरचनात्मक बदलाव भी पसंद आए। रुद्र प्रताप ने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हुए ईमानदारी से बदली हुई भूलभुलैया के बारे में अपनी टिप्पणी साझा की। डेडालस ने सिर उठाया और बीच में बोल पड़ा, बस इतना ही नहीं, असली भव्य बदलाव अंदर किए गए हैं, इसलिए स्वामी को उन्हें जांचने के लिए आपको इसे शुरू करना होगा। वह उत्साहित और उस काम को जीवन में देखने के लिए उत्सुक लग रहा था जो उसने महान भूलभुलैया में किए थे। रुद्र प्रताप सक्रियण को लंबा खींचने का इरादा नहीं रखता था, इस प्रकार वह चुपचाप सिंहासन पर बैठ गया। भूलभुलैया वास्तुकार द्वारा नवनिर्मित महान भूलभुलैया स्वामी के प्राधिकरण की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप महान भूलभुलैयाओं में होने वाले बदलावों की स्वयं जांच करना चाहते हैं और निष्क्रिय सुविधाओं को सक्रिय करना चाहते हैं? चलो ऐसा ही करते हैं। रुद्र प्रताप ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया। महान भूलभुलैया अचानक कांपने लगी। तारांकन गोआर, तारांकन। महान भूलभुलैया ने ऐसा गरजा मानो वह खुश हो रही हो, और भूलभुलैया कोर चमकने लगे। जब बदलाव पूरा हुआ तो रुद्र प्रताप की आंखों के सामने संदेश प्रकट हुए। स्वामी द्वारा अनुमोदित भूलभुलैया का भव्य पुनर्निर्माण अंततः समाप्त हो गया है। महान भूलभुलैया की सुविधाओं को और अधिक उन्नत कर दिया गया है। दृश्य विकृति प्रभाव को मजबूत किया गया है। हालांकि यह पहले सिर्फ एक चाल था, लेकिन अब ये किसी भी उपस्थिति को छिपाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। महान भूलभुलैया में घुसने वाले दुश्मन अपने सामने खड़े रक्षकों को भी पहचान नहीं पाएंगे और एक भयंकर मृत्यु मरेंगे। महान भूलभुलैया को मेज मजे विशेषता प्राप्त हुई है। आक्रमणकारियों को महान भूलभुलैया में प्रवेश करते ही पूरी तरह से भटका दिया जाएगा। वे अपनी इंद्रियों का पता खो बैठेंगे, इस हद तक कि वे अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। वे हमलों के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाएंगे। महान भूलभुलैया की संरचना को अधिक त्रिआयामी बना दिया गया है। इसके क्षेत्र के उपयोग को अधिकतम कर दिया गया है। पहले एकमात्र नकल थी, मंजिलों के बीच का अंतर अब अधिक सटीक है। अब महान भूलभुलैया को आवश्यकतानुसार विभिन्न मंजिलों में बांटकर उपयोग किया जा सकता है। मेज अधिक जटिल हो गया है। अब आक्रमणकारियों को केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के बारे में चिंता करने से अधिक परेशानी होगी। महान भूलभुलैया के अंदर स्थापित सभी जाल ट्रैप्स सक्रिय कर दिए गए हैं। वे किसी भी आक्रमणकारी की प्रगति की गति को काफी धीमा कर देंगे। जब तक वे महान भूलभुलैया में उचित प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक आक्रमणकारी एक भी कदम भी निश्चिंत होकर नहीं उठा सकेंगे। रुद्र प्रताप ने धैर्यपूर्वक महान भूलभुलैया में किए गए कई सुदृढ़ीकरण बदलावों को संसाधित और पुष्टि किया। कुछ उपयोगी लग रहे थे, जबकि अन्य नहीं। चूंकि यह लालच की महान भूलभुलैया थी जो अपने दुश्मनों को निगल जाती थी, ये संदेहपूर्ण था कि पहेली जैसी संरचनाएं और जाल कितने प्रभावी होंगे। हालांकि अधोलोक में कब, कहां या क्या होगा, ये जानना असंभव था। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब महान भूलभुलैया खराब हो गई, तो पहेली और जाल काफी उपयोगी रक्षा साबित हो सकते थे। अद्भुत! रुद्र प्रताप ने अंततः प्रशंसा में चिल्लाया। उसकी आंखें संदेशों की बाढ़ के कारण लंबे समय तक हवा में इधर उधर घूम रही थीं। डेडालस ने महान भूलभुलैया पर शायद ही काम किया था और इसे इतना अपग्रेड कर दिया गया था। इस प्रकार रुद्र प्रताप यह महसूस कर सकता था कि भूलभुलैया वास्तुकार कितना महान था। लालच की महान भूलभुलैया को अपग्रेड कर दिया गया है। महान भूलभुलैया का ग्रेड साधारण से बदलकर दुर्लभ ग्रेड हो गया है।
हालांकि कोई भी महान भूल भुलैया को साधारण कहने वाला मिलना मुश्किल था। लगता था कि महान भूल भुलैयाओं के बीच भी विशिष्टता के स्तर थे। एक वास्तविक महान भूल भुलैया का शोध और परिवर्तन नकली नहीं, बड़े सिर वाले बौनों के लिए एक अमूल्य अनुभव था। समग्र काम का समन्वय और योजना डेडालस ने ही की थी, लेकिन अन्य बड़े सिर वाले बौनों का भी योगदान था। उन्होंने जिस क्षेत्र में शामिल थे उस क्षेत्र की अधिक विशेषज्ञ समझ हासिल कर ली है। बड़े सिर वाले बौनों की विशेषज्ञताओं को उपविभाजित कर दिया गया है। उपविभाजित विशेषज्ञताएं मेज आर्किटेक्ट, ट्रैप आर्किटेक्ट, जटिल संरचना आर्किटेक्ट, आवासीय क्षेत्र आर्किटेक्ट, ऊर्जा दक्षता आर्किटेक्ट आदि हैं। इस काम का नेतृत्व करने वाले भूल भुलैया वास्तुकार डेडालस की प्रसिद्धि पड़ोसी मंजिलों तक फैलने लगी है। डेडालस का नाम अभी अधोलोक में अच्छी तरह से जाना नहीं जाता, लेकिन अधोलोक के निवासी जल्द ही इस परिष्कृत और खतरनाक भूल भुलैया के अस्तित्व पर आश्चर्यचकित होंगे। ये पुष्टि करते हुए कि परियोजना में शामिल बड़े सिर वाले बौनों को हीरो ग्रेड समन में अपग्रेड कर दिया गया था, रुद्र प्रताप अपना सिंहासन छोड़ने ही वाला था कि वह वापस उस पर ढेर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे संदेश जिन्हें वह समाप्त समझ रहा था फिर से प्रकट हो गए। अधोलोक के रहस्यों मिस्ट्रीज ने हस्तक्षेप किया है। यह एक ऐसा संकेत था जिसे रुद्र प्रताप ने कई बार देखा था, लेकिन सिस्टम संदेश के रूप में नहीं। चमकती हुई संदेश विंडो को देखते हुए उसके भौहें सिकुड़ गईं। भूल भुलैया वास्तुकार की सत्य को खोजने की खोज और इच्छा असली थी। सत्य के प्रति उसका शुद्ध जुनून अधोलोक के रहस्यों मिस्ट्रीज तक पहुंच गया है। अधोलोक के रहस्यों के हस्तक्षेप के लिए डेडालस ने अपने सत्य को कितना चाहा होगा। रुद्र प्रताप जानता था कि डेडालस की आकांक्षाएं नाग जादूगरों से कम नहीं थीं, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था कि डेडालस उनसे भी ज्यादा पागल था। महान भूल भुलैया की रैंक एक बार फिर बढ़ गई है। महान भूल भुलैया का दर्जा दुर्लभ रेयर से बदलकर अनूठा यूनिक हो गया है। लालच की महान भूल भुलैया भविष्य में स्वतंत्र विकास के मार्ग पर चलेगी। इस प्रक्रिया में भूल भुलैया द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी क्षमताएं वे हैं जो अन्य उच्च स्वामियों की महान भूल भुलैयाओं में कभी नहीं पाई जा सकती। भूल भुलैया वास्तुकार की आकांक्षाओं ने महान भूल भुलैया द्वारा प्राप्त की जाने वाली अनूठी क्षमताओं में हस्तक्षेप किया है। महान भूल भुलैया ने अनूठी क्षमता विपरीत रिवर्सल प्राप्त कर ली है। अब भूल भुलैया कोर में संग्रहित आधी ऊर्जा का उपयोग भूल भुलैया की संरचना को पूरी तरह से उड़ने के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश आप अभी तक महान भूल भुलैया की अनूठी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। अनूठी क्षमता विपरीत निष्क्रिय कर दी गई है। जब महान भूल भुलैया आपको अपना वास्तविक शासक मान लेगी और समर्पण कर देगी, तभी इसकी तालाबंद क्षमताएं सक्रिय होंगी। महान भूल भुलैया ने रुद्र प्रताप के रहस्यमय भाले के सामने समर्पण करने का दिखावा किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में हार नहीं मानी थी। संदेशों ने भूल भुलैया की अनूठी क्षमताओं के सक्रिय होने और महान भूल भुलैया के वास्तविक समर्पण और वर्चस्व के लिए आवश्यक शर्तों को समझाया। तारांकन गुणों और तारांकन। जब संदेश साफ हो गए तो महान भूल भुलैया ने एक बार फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार उसकी गर्जना पहले से बिल्कुल अलग थी। भूल भुलैया के पिछले उन्नयन के साथ आई गर्म खुशी पूरी तरह से गायब हो गई थी और पूरी भूल भुलैया ने एक बार फिर दुर्भावना फैलाना शुरू कर दिया। तुम बहुत आसानी से समझ में आ जाते हो। जब रुद्र प्रताप सोच रहा था कि उसने महान भूल भुलैया की दुर्भावना को दबा दिया है, तभी अधोलोक के रहस्यों ने हस्तक्षेप किया और चीजें फिर से शुरुआती बिंदु पर वापस आ गईं। महान भूल भुलैया ने अंततः एक जागृत उच्च स्वामी की उपस्थिति और रहस्यमय भाले की प्रतिष्ठा के सामने झुक गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी रैंक बढ़ी, उसने रुद्र प्रताप पर एक बार फिर अपने दांत दिखाना शुरू कर दिया। डोमिनिक और अन्य सेवक इस अनंत दुर्भावना से थककर आह भरने लगे। यहाँ तक कि डेडालस और बड़े सिर वाले बौने जो खुशी से उछल रहे थे भी चौंककर स्वामी कक्ष से भाग गए। तारांकन तारांकन। महान भूल भुलैया ने एक बार फिर ऐसे गर्जा मानो वह अपनी शक्ति का दम भर रही हो, और रुद्र प्रताप ने जवाब में अपने सिंहासन से छलांग लगा दी। चूंकि यह इस हद तक पहुंच गया है, इसे अब समाप्त करने का समय है। अतीत में वह महान भूल भुलैया की दुर्भावना से घिर गया होता और अपनी चेतना खो बैठता, लेकिन अब जबकि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, वह अब इससे प्रभावित नहीं था। अब ये देखने का समय है कि तुम अधिक शक्तिशाली हो गए हो या मैं। जब उसने रहस्यमय भाले को पकड़ा और अपनी लड़ाई की भावना को जगाया, तो इसका 1 मीटर लंबा डंडा तुरंत 4 मीटर लंबा हो गया और भला लंबा और सीधा खड़ा हो गया, जिससे इसे एक अद्वितीय भेद का एहसास हुआ। भाले की नोक, जो घास के ब्लेड जैसी थी, नुकीली और घातक थी। तारांकन वूश। तारांकन। हर बार जब भाले की नोक हिलती, तो ऐसा लगता मानो हवा में हजारों पेड़ झूम रहे हों। तारांकन तारांकन। महान भूल भुलैया ने एक बार फिर गर्जा, लेकिन इस बार रुद्र प्रताप ने भयंकरता से चिल्लाने के बजाय धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में अंधकार छा गया और महान भूल भुलैया की गर्जना भी, जो उसके कानों को फाड़ने वाली थी, धीरे धीरे मंद पड़ गई। उस क्षण वह अपने शारीरिक शरीर से परे इच्छा शक्ति के एक क्षेत्र तक पहुंच गया। तारांकन।
अंधकार से भरी एक दुनिया में एक भूखा जानवर अचानक प्रकट हुआ। यह एक विचित्र जानवर था जो सांप और ड्रैगन के बीच किसी चीज जैसा था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं था। इसका दृश्य अपने काले थूथन को चौड़ा खोले हुए और अपने संभावित शिकार पर लार टपकाते हुए लालच का ही अवतार लग रहा था। तो ये था लालच। जानवर की सांस का सामना करते हुए रुद्र प्रताप ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली आंखें नीली चमकने लगीं और जहां भी उसने देखा नीली लपटें जलने लगीं। उसी क्षण काले जानवर लालच ने उस पर जोर से गरजा। रुद्र प्रताप ने उसे देखा जैसे वह उसके प्रति आक्रामक हो गया था और जल्दी से अपना भाला उठाया। अचानक रहस्यमय भाला, जो पहले से ही 4 मीटर से अधिक लंबा था, जानवर के दिल की ओर सीधा हो गया। पुराना रुद्र प्रताप अभी तक भाग गया होता। रुद्र प्रताप को अचानक सामने आई कई पुरानी यादों को याद करते हुए उसने अपने भाले की नोक को आगे बढ़ाया। तारांकन को आ, तारांकन, गुंगनिर चिल्लाया और भाले ने सटीकता से जानवर की छाती को भेद दिया। तारांकन वूश, तारांकन। काले जानवर का शरीर एक पारलौकिक चीख के साथ धुएं की तरह फैल गया। लालच की भयंकर ऊर्जा की तुलना में इसका अंत बहुत ही बेचारा था। अपनी जीत पर खुश होने के बजाय रुद्र प्रताप ने ठंडक भरे अंदाज में मुस्कुराया और भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अचानक शून्य के अंधकार से एक लाल चमक प्रकट हुई, और वह केवल एक नहीं थी। रुद्र प्रताप के चारों ओर एक भयंकर गर्जना गूंजी और पूरा क्षेत्र काले जानवर की बदबू से भर गया। लालच के अचानक बढ़ जाने के बावजूद रुद्र प्रताप ने पलक भी नहीं झपकाया और धीरे से फुसफुसाया, इस बार मैं पहले जाऊंगा। उसी क्षण रहस्यमय भाला गुंगनिर दुश्मन के दिल पर लगा और एक बार फिर से आगे बढ़ गया। तारांकन, 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 आप युद्ध जीत गए हैं। अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार रहस्यमय भाला गुंगनिर अपने दुश्मन की हत्या की इच्छा से नहीं डरा। इसके लिए यह अपने चतुर प्रतिद्वंद्वी को बहुत अधिक कठिनाई के बिना वश में करने में सक्षम था। आप पर शासन करने वाला मौकापरस्त जानवर अब एक विनम्र कुत्ते जैसा है। लालच आप पर कभी भी अपने दांत नहीं दिखाएगा। जो लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली लग रही थी, वह अंततः समाप्त हो गई, और रुद्र प्रताप को ये याद भी नहीं था कि उसे जानवर को भाले से कितनी बार भोंकना पड़ा था। भले ही यह एक ऐसी जीत है जिसे कोई नहीं जानेगा, लेकिन 12 प्राचीन जानवरों में से एक को घुटनों के बल लाने की आपकी उपलब्धि अपरिमेय है। आपका करिश्मा बहुत बढ़ गया है। आपकी आवाज एक स्वामी के योग्य गौरव के साथ सशक्त हो गई है। आपके समन की वफादारी बढ़ गई है, और महान भूल भुलैया में निवास करने वाली विभिन्न जातियों द्वारा विश्वासघात का कोई डर नहीं रहा। आपने क्षमता, स्वामी का शब्द, द लॉर्ड्स वर्ड, प्राप्त कर ली है। आप अपने समन को 1 महीने में एक बार एक सुझाव दे सकते हैं। आपके समन आपके शब्दों पर बिना शर्त विश्वास करेंगे और पालन करेंगे, और अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी सामान्य क्षमताओं से परे परिणाम दिखा सकते हैं। रुद्र प्रताप ने 12 प्राचीन जानवरों के स्वीकृति वाले संदेशों पर माथा सिकोड़ा। उसने सोचा कि प्राचीन जानवर खुद उच्च स्वामियों की शक्ति का प्रतिरूप हो सकते हैं। ये देखते हुए कि उसका वास्तविक नाम और उसकी महान भूल भुलैया का नाम समान था, उसके अनुमान के सही होने की अत्यधिक संभावना थी। हालांकि जहां तक उसे ज्ञात था, प्राचीन काल में अस्तित्व में आए उच्च स्वामियों की संख्या 10 थी, 12 नहीं, ये संदिग्ध था कि लालच की शक्ति प्राचीन काल से भी अस्तित्व में थी। अधोलोक में हर प्राणी, साथ ही अधोलोक प्रणाली ने भी उसे बताया था कि प्राचीन स्वामियों की संख्या 10 थी। उसने इस मामले पर बार बार विचार किया, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। बधाई हो, आप अंततः पूर्ण महान भूल भुलैया के शासक बन गए हैं। लालच की महान भूल भुलैया ने आपको अपना स्वामी मान लिया है। आप स्वार्थी महान भूल भुलैया को अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने में सफल रहे। अब भूल भुलैया कोर में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके भूल भुलैया की सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। बंद सुविधाएं आपकी सूची में दिखाई देंगी। महान भूल भुलैया की निष्क्रिय क्षमता सक्रिय हो गई है। अनूठी क्षमता, विपरीत, अब उपयोग किया जा सकता है। जिस दिन उसने लालच नामक जानवर को घुटनों के बल दिया, उसी दिन रुद्र प्रताप अंततः महान भूल भुलैया का वास्तविक स्वामी बनने में सक्षम हुआ। तारांकन, तारांकन, तारांकन। महान भूल भुलैया अब रुद्र प्रताप के पूर्ण नियंत्रण में थी, और यह एक चमत्कारिक डिग्री तक विकसित हो गई थी। महान भूल भुलैया के अंदर, जिसे डेडालस द्वारा पहले ही और विकसित किया जा चुका था, नाग कार्यकर्ताओं की टिंकरिंग की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी, और हर गुजरते दिन के साथ नई इमारतें और सुविधाएं बन रही थीं। इसके साथ यह अधोलोक में एक किले की तरह बनने लगी। ओह, लगता है बड़े सिर वाले बौनों ने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है। मिमिर लंबे समय बाद मिलने आया, बदली हुई महान भूल भुलैया को देखकर प्रशंसा करते हुए। उसने दावा किया कि एक नेत्रा स्वामी की महान भूल भुलैया भी इतनी विस्तृत और जटिल नहीं थी, भूल भुलैया की चमकती हुई बर्फ की दीवारों को कई बार छूते हुए। खैर, आप ऐसा कह सकते हैं। रुद्र प्रताप लालच की महान भूल भुलैया के साथ अपने रिश्ते को समझाना नहीं चाहता था। इस प्रकार उसने गहरी मंजिलों में जो देखा था उसे लाया और मिमिर से अधिक जानकारी मांगी।
मूल रूप से हम ड्यूकों को प्राथमिकता देने वाले थे, लेकिन किसी तरह ड्यूकों की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। मिमिर ने शिकायत की कि उसे काउंट्स को ध्यान में रखना पड़ा, क्योंकि जिन ड्यूकों को वह लक्ष्य बना रहा था उन्होंने पुनर्स्थापित महान भूलभुलैयाओं में बहुत कम रुचि दिखाई और इस प्रकार उसकी योजना बिगड़ गई। तो तुम काउंट्स से क्या प्राप्त किया? रुद्र प्रताप ने पूछा। मुझे पहले डाउन रत्न मिले और उन्होंने जो कमी थी उसे खजानों से पूरा किया, और जो अभी भी हमारे कर्जदार हैं हमने बकाया राशि वसूलने के लिए एक वसूली एजेंट भेजा है। मिमिर को एक साहूकार की तरह बड़बड़ाते हुए देखना थोड़ा अशांत करने वाला था, लेकिन रुद्र प्रताप के नजरिए से काउंट्स जितना अधिक काले व्यापारियों के कर्ज को चुकाने के लिए मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर संभव हो तो वह चाहता था कि मिमिर काउंट्स के बटुए का बुरी तरह उत्पीड़न करे। मैं समझा। क्या यही आपका मतलब था जब आपने कहा था कि आप गहरी मंजिलों को हिला देंगे? रुद्र प्रताप ने पूछा। कोई बात नहीं, हालांकि मैंने उनके बटुए को परेशान किया है, लेकिन उनकी मौजूदा सेनाएं वही हैं। वे बहुत लंबे समय से गहरी मंजिलों पर राज कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात उन्हें प्रभावित नहीं करेगी, मिमिर ने जवाब दिया। ये सच है, खासकर पिछले साल मैंने जो देखा है उसे देखते हुए। यह आसान नहीं होगा। जितने वे शक्तिशाली हैं वे उतने ही घमंडी और दिखावटी हैं। जब गहरी मंजिलों की शुरुआत में निम्न श्रेणी के कुलीनों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था, तब भी उन्होंने एक भी परवाह नहीं की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने घमंडी हैं। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसकी पहचान खुल गई थी? मिमिर के चेहरे पर एक ऐसी घृणा थी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक नजर थी, क्योंकि उसने काउंट्स की शक्तियों को स्वीकार किया जबकि उनके घमंड का मजाक उड़ाया। अगर वे अपना घमंड बनाए रखे तो वह ये भी नहीं समझ पाएंगे कि उन पर धीरे धीरे हमला किया जा रहा है, और उस हमले में देर नहीं लगेगी। उस क्षण रुद्र प्रताप को यकीन हो गया, मिमिर की योजना में काउंट्स को नकली, स्वामी रहित महान भूलभुलैया बेचना शामिल नहीं था। उसने काउंट्स के वित्त पर हमला करने के लिए नकली महान भूलभुलैया बेची, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने इससे आगे गहराई से नहीं सोचा था। अन्यथा वह इतनी मेहनत करके काउंट्स को भूलभुलैया नहीं बेचता जब वे पहले से ही उसके पास आते। मैं समझा। रुद्र प्रताप ने मिमिर से गहरी मंजिलों के बारे में सभी जानकारी सुनते रहा, अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाते हुए। तारांकन तारांकन तारांकन। मिमिर के जाने के तुरंत बाद एक और मेहमान आया। हालांकि इस मेहमान का आगमन अनपेक्षित नहीं था। उसके आने का वादा पहले से किया गया था, लेकिन रुद्र प्रताप अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण भूल गया था। तुम आ गए, रुद्र प्रताप ने कहा। मेहमान महान भूलभुलैया के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसके बदले हुए स्वरूप को हक्का बक्का होकर देख रहा था। जब उसने रुद्र प्रताप को देखा तो वह सन्न रह गया। बहुत दिनों बाद मिले, रुद्र प्रताप ने उसका स्वागत किया। जवाब में पत्थर जैसा खड़ा मेहमान चुपचाप इधर उधर देखता रहा। उसके सुनहरे शानदार शल्प स्केल्स फीके पड़ चुके थे और उसका स्वरूप क्षीण था, और उसकी मोटी गर्दन और भारी अंग उसके पहले के भव्य स्वरूप से मेल नहीं खाते थे। यही सही है, तुम बिना कुछ कहे भाग गए और फिर भी हम यहाँ हैं। रुद्र प्रताप की आवाज हंसी से भरी थी, लेकिन जल्द ही उसका रवैया बदल गया। उसकी ठंडी आंखों में तिरस्कार की एक चमक दिखी और उसके होंठों के कोने मुड़ गए, उपहास का संकेत देते हुए। तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई, भगोड़े और तेहागा। भगोड़ा शब्द सुनते ही और तेहागा ने ऐसा देखा मानो वह मदद मांग रहा हो। विशाल गलियारे को भरने वाला एक ड्राकन आगे बढ़ा और ओर्तेहागा की आंखों में देखते हुए उसने आह भरी। कृपया इस बच्चे को माफ कर दें, जैसा कि वादा किया गया था। वह ओर्तेहागा का पिता ड्रैगन सम्राट अग्रिप्स था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, मानो वह अपने बेटे के बदसलूकी से शर्मिंदा था। रुद्र प्रताप ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अपने स्वभाव के अनुसार व्यंग्य कसता तो उसे गहरी मंजिल के एक शक्तिशाली ड्यूक का आक्रोश मिलता। आखिरकार वादा तो वादा होता है, कुछ देर बाद उसने कहा। ये शब्द सुनकर ड्रैगन सम्राट ने आभार के साथ अपनी आंखें खोलीं। रुद्र प्रताप ने ओर्तेहागा की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि तुम मेरे सुने हुए से बेहतर स्थिति में लग रहे हो। उसके शरीर और मन को खा रहे अभिशाप को थोड़े समय के लिए दबा दिया गया है। आखिरकार उसे अपने स्वामी से मिलने स्ट्रेचर पर नहीं लाया जा सकता है ना? मुझे आशा है कि आप इस बच्चे का मान सम्मान और नहीं चोट पहुंचाएंगे, अग्रिप्स ने कहा। सच तो ये था कि ओर्तेहागा के पास और नष्ट होने वाला कोई मान सम्मान बचा ही नहीं था, लेकिन रुद्र प्रताप ने इस तथ्य को इंगित न करने और संभावित रूप से ड्रैगन सम्राट को और भड़काने का निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन रुद्र प्रताप ने ओर्तेहागा को घूरते हुए शुरुआत की। शायद ओर्तेहागा को अपने ऊपर पड़ रही नजरों का एहसास हुआ, क्योंकि ड्राकन फिर से कांप गया और थरथराने लगा। उसके इस बेचारे रूप को देखकर ड्रैगन सम्राट ने आह भरी और रुद्र प्रताप मुस्कुरा पड़ा। क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है, या अभिशाप के कारण तुम्हारी जबान सड़ गई है? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसे ओर्तेहागा का सारी जिम्मेदारी से भागने का रवैया पसंद नहीं आया, खासकर जबकि वह ड्रैगन सम्राट की पीठ के पीछे छिपा हुआ था।
इस प्रकार उसने ड्रैगन सम्राट को हस्तक्षेप करने से रोकने का इशारा किया और ओर्तेहागा को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ड्रैगन सम्राट के साथ सौदा पहले ही खत्म हो चुका है। उसने एक कीमत चुकाई और मैं इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ। लेकिन बाकी बातें तुम पर निर्भर करती हैं, है ना? या चाहते हो कि तुम्हारा पिता फिर से तुम्हारी तरफ से बोले? रुद्र प्रताप की तेज होती नजरों को देखकर ओर्तेहागा का पूरा शरीर कांपने लगा। जिस प्राणी को मैंने माफ करने का फैसला किया था वह एक काया था, न कि एक लाडला बच्चा। तुम ओर्तेहागा हो। अगर तुम्हारे अंदर भी थोड़ा भी सम्मान बचा है तो तुम खुद ही बोलोगे और इस मामले को समाप्त करोगे, रुद्र प्रताप ने ठंडे लहजे में कहा। ओर्तेहागा ने एक बार फिर अपने पिता की ओर देखा, लेकिन इस बार ड्रैगन सम्राट उसकी जगह आगे नहीं आया। उसने बस अपने बेटे से समझौता कर लिया था और वह उसे कड़क नजरों से देख रहा था। कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं पता था कि उस समय मैं क्या सोच रहा था, ओर्तेहागा ने हकलाते हुए माफी मांगी। फिर भी रुद्र प्रताप का गुस्सा नहीं थमा और उसकी भयंकर नजरें नर्म नहीं हुईं। मैं उस समय की अपनी बेवफाई की भरपाई के लिए अपनी बाकी की जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगा। ओर्तेहागा ने फिर से देखा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं कभी भी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। रुद्र प्रताप ने लंबे विराम के बाद जवाब दिया, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारे शब्दों में कोई झूठ नहीं है। ओर्तेहागा ने जल्दी से सिर हिलाया। मेरा शरीर सड़ चुका है और इस भयानक अभिशाप के कारण मेरी आत्मा फट चुकी है। मैं कसम खाता हूं कि इस दुनिया में इस अभिशाप से ज्यादा भयानक पीड़ा कुछ भी नहीं है। ओर्तेहागा के शब्दों का मतलब था कि वह फिर से भाग जाएगा अगर उसे और भी भयानक दर्द हुआ, लेकिन उसके लिए यह उसकी इच्छा का एक निराशाजनक ऐलान होगा। रुद्र प्रताप ने सिकुड़ी हुई भौहों के साथ लंबे समय तक ओर्तेहागा को देखा और फिर बोला, मुझे तुम पर विश्वास करना पड़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद अपराजय सेनापति। ओर्तेहागा ने अपनी आभार व्यक्त करने के लिए जल्दी से सिर झुकाया और ड्रैगन सम्राट ने भी, हालांकि एक निराश चेहरे के साथ, अपना आभार व्यक्त किया। हालांकि किसी कारणवश रुद्र प्रताप का चेहरा अभी भी कड़वा था और उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन तुम अभी भी इतने सीधे क्यों खड़े हो? क्या मतलब? ओर्तेहागा ने हकलाया, तुमने खुद कहा कि तुम अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी मुझे समर्पित करोगे, और फिर भी तुम कैसे हिम्मत करते हो मेरी तरफ से उठाने की? रुद्र प्रताप ने भयंकरता से चिल्लाया। चौंके हुए ओर्तेहागा घुटनों के बल गिर पड़ा। ड्रैगन सम्राट शर्म से अपनी नजरें दूर कर लिया और आगे देखने में असमर्थ था। अच्छा, तुम्हारे वापस आने पर खुशी हुई। रुद्र प्रताप ने ओर्तेहागा को लंबे समय तक देखा और फिर ड्रैगन सम्राट की ओर अपना ध्यान मोड़ा। अब क्या हम अपने बेटे को वापस लेने की कीमत का हिसाब किताब करें? तारांकन तारांकन तारांकन, उर्ग, तुम एक कठोर आदमी हो। अगर तुम मेरी मंजिल पर पैदा हुए होते तो मेरा खजाना पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता, अग्रिप्स ने बड़बड़ाया। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि ड्यूक कितने समृद्ध होते हैं। तो कुछ डाउन रत्नों पर इतना शोर मत मचाओ, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से स्पाइडर ड्यूक के गोदाम के विस्तार के निर्माण कार्य में हिस्सा लिया था जब वह अभी भी एक सुरंग खोदने वाला था। ठीक है, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर बाकी हैं। रुद्र प्रताप ने नाग कार्यकर्ताओं को अग्रिप्स द्वारा सौंपे गए डाउन रत्नों और मुआवजे से भरे बक्से ले जाते देखकर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए तालियां बजाईं। वह आमतौर पर विशाल मात्रा में डाउन रत्न देखकर पलक भी नहीं झपकाता था, लेकिन इस बार वह किसी कारणवश उनका इंतजार कर रहा था। ड्रैगन सम्राट ने अपने पास से एक बड़ा बक्सा निकाला और रुद्र प्रताप को सौंप दिया। मेरे सोचने से बड़ा लग रहा है, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। अपनी शिकायत के विपरीत वह कानों तक खुशी से मुस्कुरा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन सम्राट द्वारा उसे सौंपा गया बक्सा एक कीमती खजाना था जिसे उसने अपनी बेचैन खोजों के बावजूद नहीं ढूंढ पाया था। एकमात्र ड्रैगन के कारण इतनी आसानी से ऐसा कीमती खजाना पाना अच्छा लग रहा था। चूंकि मैंने कीमत चुका दी है, अब बाकी बस इतना है कि तुम अपना वादा निभाओ, अग्रिप्स ने कहा। अच्छा, जैसा कि वादा किया गया था, मैं तुम्हारे उस गुंडे ओर्तेहागा का अच्छा ख्याल रखूंगा। रुद्र प्रताप हंस पड़ा, बक्से से आंखें हटाने में असमर्थ। वाकई, इस छोटे से शब्द के साथ ड्रैगन सम्राट किसी भी क्षण जाने के लिए घूम गया। अचानक, हालांकि, उसने रुककर रुद्र प्रताप की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने काले व्यापारियों से पुनर्स्थापित वस्तु भी खरीदी थी? रुद्र प्रताप ने ड्रैगन सम्राट के मतलब पर एक क्षण के लिए विचार किया, इससे पहले कि देर से उसके सवाल के पीछे के वास्तविक मतलब को समझा और हकलाते हुए जवाब दिया। उसने जानबूझकर ड्रैगन सम्राट से महान भूल भुलैया की सीमाओं से काफी दूर मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह शक्तिशाली ड्यूक की आंखों को धोखा नहीं दे पाया था। इस प्रकार उसने जवाब दिया, खैर, हाँ, कीमत भारी होगी, तुम कुछ कम नहीं हो। यहाँ तक कि गहरी मंजिल के काउंट भी भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने खजानों को खाली कर रहे हैं। यह आम बातचीत जैसा लग रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप को यकीन था कि ड्रैगन सम्राट को 11वीं मंजिल पर क्या हो रहा है, इसका पता था।
इस प्रकार उसके चेहरे पर बिना सोचे समझे एक सावधान भाव था। गहरी मंजिल के काउंट्स की गतिविधियों को जानना मतलब था कि ड्रैगन सम्राट को सही सही पता था कि वे किस चीज का लक्ष्य बन रहे थे जिसने रुद्र प्रताप को बेचैन कर दिया। हालांकि काउंट्स ने अपने इरादों को अच्छी तरह से छिपाया होगा, क्योंकि अग्रिप्स प्राचीन स्वामियों के प्रति सतर्क नहीं दिख रहा था। मैं तुम्हारे द्वारा प्रदान किए गए दाउन रत्नों से इसे किसी तरह रोकने की कोशिश करूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। ड्रैगन सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि मैं भी तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। ड्रैगन सम्राट की नजरें दूर स्थित महान भूल भुलैया की ओर भयंकर चमक के साथ चमकी, लेकिन वह आवश्यकता से अधिक सतर्क लग रहा था। उसने कहा, काले व्यापारियों से सावधान रहना, साथ ही उन कीमती खजानों से धोखा न खाना जो उन्होंने अधोलोक में बोए हैं। उन अनपेक्षित शब्दों को सुनकर रुद्र प्रताप का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने सोचा कि मिमिर और काले व्यापारियों की पहचान खुल गई होगी। आपका क्या मतलब है? उसने देर से अपना भाव ठीक करते हुए पूछा। ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया, काले व्यापारी बस एक दिखावा हैं, और उनके साथ लेन देन तुम्हें बर्बाद कर देगा। रुद्र प्रताप यह नहीं जानता था कि ड्रैगन सम्राट काले व्यापारियों के बारे में किस हद तक जानता है, लेकिन वह बता सकता था कि अग्रिप्स उन्हें मात्र व्यापारियों के समूह की तरह नहीं मान रहा था। संघर्षरत महसूस करते हुए उसने अपने सच्चे इरादों को छिपाते हुए और एक स्वाभाविक स्वर बनाते हुए ड्रैगन सम्राट को जवाब दिया, वे जो चीजें बेचते हैं वे मेरे जैसे एक नए भूलभुलैया स्वामी के लिए अपरिहार्य रहे हैं। अगर मैं उनके साथ लेन देन नहीं करता तो मैं इस हद तक नहीं बढ़ पाता। जवाब में ड्रैगन सम्राट की आंखें चमक उठीं। उसकी असमझ नजरों को देखना असहज था, लेकिन रुद्र प्रताप ने अपनी नजरें नहीं हटाईं और अग्रिप्स को देखता रहा। तुम्हारा ऐसा सोचना अनुचित नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वे कुछ भी नहीं बेचते सिवाय भ्रम और विनाश के, और तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि गहरी मंजिल के बैरन जैसे न बन जाओ, अग्रिप्स ने कहा। यह मात्र सतर्कता नहीं थी। ड्रैगन सम्राट स्पष्ट रूप से काले व्यापारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण था। जिस क्षण उसने ये तथ्य महसूस किया, रुद्र प्रताप को संदेह हुआ कि अपमार्जक यूजर्पर को पहले से ही काले व्यापारियों की पहचान पता हो सकती है। जल्द ही अधोलोक पर अराजकता छा जाएगी। अपना ध्यान केंद्रित रखो और विचलित न होना, अग्रिप्स ने निष्कर्ष निकाला। जब अग्रिप्स ने अपनी बात पूरी की तो रुद्र प्रताप के संदेह पुष्ट हो गए। अपमार्जक को पहले से ही काले व्यापारियों की पहचान पता था। इसके अलावा गहरी मंजिल के कुलीन भले ही स्वतंत्र रूप से चलते दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अपमार्जक के प्रभाव में थे। मैं अकेले इस उथल पुथल को नहीं रोक सकता, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, आशा है कि तुम मेरी बातों को दिल में बसाओगे। जब वह समय आएगा तब तुम्हारी गोद में मेरा बेटा होने के बावजूद वह तुम्हारी ढाल साबित नहीं होगा, अग्रिप्स ने रुद्र प्रताप को चेतावनी दी। अगर पिछली चेतावनी अस्पष्ट थी तो यह उतनी स्पष्ट थी जितनी हो सकती थी। अग्रिप्स यह आशा रखता था कि उसका बेटा आने वाली किसी भी उलझन में न फंसे, और उसकी इस इच्छा के पीछे खून की गहरी गंध थी। अगर वह इस गड़बड़ी में फंस गया तो? रुद्र प्रताप ने पूछा। अग्रिप्स थोड़ी देर हिचकिया, फिर अंततः जवाब दिया, मैं तुम्हारी भूल भुलैया की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वह काम नहीं करा तो जीवन और मृत्यु की स्थिति में मैं अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी छीन लूंगा। तारांकन तारांकन तारांकन। अग्रिप्स के जाने के बाद रुद्र प्रताप ने ओर्तेहागा को महान भूल भुलैया में छोड़ दिया और सीधे काले व्यापारियों के ठिकाने पर चला गया। जब उसने मिमिर द्वारा छोड़ा गया पोर्टल स्क्रॉल, जिसे उसने जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए अपने पास रखा था, फाड़ा तो उसे कई बार देखे गए काले व्यापारियों का नीलामी घर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। प्रभु! जैसे ही पोर्टल खुला, मिमिर उसके पास भागा और उसके आने का कारण पूछा। चीजें बिगड़ गई हैं। रुद्र प्रताप ने अग्रिप्स के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात की और मिमिर को चेतावनी दी। तुम्हें भी अपना बचाव करना होगा। लगता है स्थिति जटिल होती जा रही है। मिमिर का जवाब असामान्य रूप से शांत और संयत था। तुम हैरान नहीं लग रहे, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। खैर, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी पहचान हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। मिमिर ने अपनी कहानी जारी रखा, कहते हुए कि शायद अपमार्जक को उसकी पहचान शुरू से पता थी। शायद उसने इसलिए मुझे अकेला छोड़ा क्योंकि वह चाहता था कि मैं शाश्वत कोष से सभी खजाने इकट्ठा कर लूं। आखिरकार उसे अपने वादों के कारण उन्हें कुलीनों में बांटना पड़ा, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। और अब जब काउंट्स के खजाने पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया खरीदने के कारण खाली हो चुके हैं, तो उसने सोचा होगा कि सही समय आ गया है। संकट में होने के बावजूद, और यहां तक कि उस स्थिति में जहां अपमार्जक नामक भयानक प्रतिद्वंद्वी की नजर मिमिर पर थी, वह आश्चर्यजनक रूप से शांत और दृढ़ था, जिसके लिए रुद्र प्रताप को थोड़ी प्रशंसा करनी पड़ी। सबसे बुरी स्थिति में रुद्र प्रताप मिमिर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मिमिर का बेपरवाह रवैया देखने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। मिमिर द्वारा पहले से तैयार की गई कुर्सी पर बैठते हुए रुद्र प्रताप ने रुचि के साथ कहा, लगता है कुछ चल रहा है। जैसा कि कहा जाता है, एक लोमड़ी कभी भी एक ही बिल नहीं खोदती।
एक और रुद्र प्रताप के लिए मिमिर लोमड़ी से कई गुना अधिक चतुर और धूर्त था। ये सोचकर कि मिमिर ने यह आने वाला खतरा देख लिया होगा, उसने पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। क्या तुम जानते हो, अधोलोक में कुछ भी शाश्वत नहीं रहता। मिमिर ने गुनगुनाया और उसके होंठों के कोने टेढ़े हो गए, उसके क्रिस्टल की ओर देखते हुए। क्या तुम सोचते हो कि वफादारी हमेशा के लिए बनी रहेगी?